Hello everyone, my name is स्वीटी बधालिया and welcome to SB Academy classes। तो आज से इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आगे जाके अगर आप केमिस्ट्री की ब्रांच में परस्यू करते हो, केमिस्ट्री स्ट्रीम जो है उसको आप आगे तक अगर लेकर चलते हो अपने करियर में तो बहुत ही आगे जाके इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर ट्वेल्थ की बात करें तो ट्वेल्थ में ये आपको केमिकल काइनेटिक्स के छोटे छोटे टर्म्स से इंट्रोड्यूस कराता है। ठीक है, अगर ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बहुत ही ईजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना। जब मैं स्टूडेंट थी तो ये मेरे फेवरेट चैप्टर्स में से एक था, तो आई होप कि आपको भी ये चैप्टर पसंद आएगा। जितना आपने अभी तक केमिस्ट्री को पढ़ा है या जाना है, आपको इतना तो ये चीज समझ में आता होगा कि केमिस्ट्री की हमारी तीन इंपॉर्टेंट ब्रांचेस होती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, अच्छा आगे जाके ना आपकी और भी ब्रांचेस वगैरह आ जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री आ जाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है, बट मैं इस टाइम बात कर रही हूँ ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, 11 ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो केमिस्ट्री की तीन इंपॉर्टेंट ब्रांचेस होती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की बात अगर हम करें तो उसके तीन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। कौन कौन से देखिए, वैसे तो देखिए सारे ही चैप्टर जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको कंपैरिजन बता रही हूँ कि अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में तीन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो एक तरीके की बैकबोन होती है फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें सबसे पहले आता है थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम इस चैप्टर के सिग्निफिकेंस की बात करें, ठीक है, अभी सिग्निफिकेंस पे भी आएंगे, मैं पहले बाकी के दो नाम आपको बता देती हूँ। दूसरा होता है हमारा इक्विलिब्रियम और थर्ड हमारा होता है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो अगर हम वन बाय वन इन चैप्टर्स के सिग्निफिकेंस की बात करें और मैं आपसे पूछूं कि बताइए हम इन चैप्टर्स को क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप सोचने पे मजबूर होंगे कि हाँ ठीक है, हमने 11th में थर्मो पढ़ा, इक्विलिब्रियम पढ़ा, 12th में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, बट ऐसा क्या है इन चैप्टर्स के बारे में जो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की तो ये चैप्टर हमें बताता है फिजिबिलिटी के बारे में। It tells about the feasibility of the reaction। feasibility से आप क्या समझते हैं कि whether the reaction will occur or not, whether the reaction will occur और नॉट। अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ते हैं? इट टेल्स अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। और जब हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की तो इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इट टेल्स अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर हम इन तीन चैप्टर्स की बात करें तो ये तीन चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जब हम थर्मो की बात करते हैं, देखो अगर थर्मो नहीं होती, ठीक है, तो हम रिएक्शंस की फिजिबिलिटी के बारे में पता ही नहीं लगा पाते। तो थर्मो क्या करती है? थर्मो हमें फिजिबिलिटी के बारे में बताती है, मतलब कि क्या है, ये हमें इस चीज के बारे में बताती है कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा है, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ कि आपने पढ़ रखा होगा, क्योंकि ये 12th का इस टाइम हम लोग वीडियो लेक्चर बना रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं,
ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या करते थे, डेल्टा जी निकालते थे। अगर हमारा डेल्टा जी आता था नेगेटिव तो हम कहते थे रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्मो ने हमें ये बता दिया कि हाँ रिएक्शन होगी। इक्विलिब्रियम हमें बताता है कि कितने एक्सटेंट तक होगी, कितने % कंप्लीट होगी, या आपको क्या लगता है कि कौन से स्टेज पर आके वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी। ठीक है। 12th में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स। अब ये चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए थर्मो ने बता दिया रिएक्शन होगी, इक्विलिब्रियम ने बता दिया कि कितने एक्सटेंट तक होगी। अब काइनेटिक्स हमारी वो ब्रांच है जो हमें बताता है कि रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, रिएक्शन का रेट क्या होगा, कितना टाइम कोई पर्टिकुलर रिएक्शन लेगी कंप्लीट होने के लिए। ठीक है। रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, या फिर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे पास, टोटल 6 फैक्टर्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ लाइट वगैरह। तो इस चैप्टर में हम उन फैक्टर्स के बारे में कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। या कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वो किस मैकेनिज्म से हो रही है, और रिएक्शन जो भी हो रही है उसको कितना टाइम लग रहा है कंप्लीट होने के लिए। ये सब हम किस में पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की डेफिनेशन देखिए क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड और द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट्स ऑफ द रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। जो मैं आपको बता रही हूँ कि इस रिएक्शन में हम पढ़ेंगे कि कोई भी रिएक्शन जो हो रही है उसकी स्पीड क्या है। ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं, और रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू, मतलब मैकेनिज्म समझते हैं ना, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल बताते हैं कि भाई कैसे कोई रिएक्शन हो रही है। तो हम इस चैप्टर में मैकेनिज्म के बारे में भी पढ़ते हैं। अब क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं स्पीड के बारे में, तो हम रिएक्शन का क्लासिफिकेशन देखेंगे स्पीड के बेसिस पे। ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, क्या, क्लासिफिकेशन classification of reactions on the basis of speed या फिर rates। यहाँ पे हम वर्ड स्पीड नहीं यूज करते, हम यहाँ पे वर्ड रेट्स यूज करते हैं। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन है रिएक्शंस का स्पीड के बेसिस पे या फिर रेट के बेसिस पे। तो जब हम स्पीड के बेसिस पे बात करते हैं, रिएक्शन 3 टाइप की हो सकती है, क्या, या तो फास्ट, या फिर स्लो, या फिर मॉडरेट। ठीक है। तो अब देखिए स्पीड के बेसिस पे अगर हम बात करें तो रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है। वेरी फास्ट रिएक्शंस, very slow reactions and moderate reaction। moderate मतलब मीडियम स्पीड की। ठीक है। तो अब देखिए जब हम बात करते हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस की, तो वेरी फास्ट रिएक्शंस ना कुछ ज्यादा ही फास्ट हो जाती हैं। जैसे कि इनको टाइम जो लगता है वो कितना लगता है, इनको टाइम लगता है 10⁻⁻12 से 10⁻⁻16 सेकेंड। ठीक है। इतना इनको टाइम लगता है, और ये रिएक्शंस मतलब एकदम से इंस्टेंटेनियसली हो जाती हैं, अकर्स इंस्टेंटेनियसली ये रिएक्शंस जो है वो हो जाती है। अब अगर आप सोचो, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, तो कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो आपको लगता है कि वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में लाई करती होंगी। सोचिए, यहां पे आती है आपकी आयनिक रिएक्शंस। ठीक है। आयनिक रिएक्शंस जैसे कि सपोज आपकी क्या है, जैसे कि आपने लिया NaCl और इसकी रिएक्शन आपने करा दी किसके साथ, AgNO3 के साथ। सोडियम क्लोराइड लिया और उसकी रिएक्शन करा दी सिल्वर नाइट्रेट से। तो आपको पता है ये यहाँ पे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, आयंस की फॉर्म में। तो ये क्या बनाएंगे, NaNO3 और क्या बनाएंगे,
AgCl का PPT। ठीक है, तो अब देखिए यहां से ना एक क्वेश्चन भी आता है कि जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो इंस्टेंटेनियसली हो जाती हैं या आयनिक रिएक्शंस को बहुत कम टाइम लगता है होने के लिए, तो बताइए ऐसा क्यों होता है। देखिए जितनी भी आयनिक रिएक्शंस हैं वो कौन शो कर रहा है, ऑब्वियसली आयंस। तो यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट आयंस के बीच में क्या है, एक अट्रैक्शन। तो आयंस क्या होते हैं, फटाफट अपना पुराना अट्रैक्शन तोड़ के नया अट्रैक्शन जो है वो फॉर्म कर रहे हैं नए कंपाउंड्स बनाने के लिए। तो ना तो यहाँ पे कोई बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, ना यहाँ पे कोई बॉन्ड मेकिंग हो रही है, तो टाइम लगेगा किसका, किसी भी चीज का नहीं। तो जो रिएक्शन है वो इंस्टेंटेनियसली हो जाती है, फटाफट एकदम से। ठीक है, फिर उसके बाद आती है हमारे पास वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शंस हमारी कौन सी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगता है ना। तो अब देखिए जब भी रस्टिंग ऑफ आयरन होता है तो इसको होने के लिए महीने लग जाते हैं, ठीक है, साल लग जाते हैं। महीने मतलब कि आप इस ऐसे बिल्कुल छत पे जाके कोई लोहे का टुकड़ा फेंक दो, ठीक है, पेंट वेंट कुछ नहीं है, बारिश आ रही है, धूप आ रही है, ऑक्सीजन मतलब एयर है, ठीक है, बारिश से वाटर मिल रहा है, तो फटाफट जंग लग जाएगा। थोड़ा अगर आपने पेंट वेंट कर रखा है और फिर आप उसको फेंक के आ रहे हो छत के ऊपर, तो थोड़ा सा पेंट खराब होगा, ज्यादा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद पेंट उतरेगा, फिर जंग लगेगा, तो साल लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वेरी स्लो रिएक्शंस की कैटेगरी में कौन सी रिएक्शंस आती हैं, जिनको होने के लिए क्या लगता है, occurs in months और years to happen। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी थर्ड रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन हमारी कौन सी होती है, विच आर नाइदर वेरी स्लो नॉर वेरी फास्ट। ठीक है, अब काइनेटिक्स में अगर हम बात करें तो ना तो हम वेरी फास्ट रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ना हम वेरी स्लो रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो फोकस होता है वो किस पे होता है, मॉडरेट रिएक्शंस पे, जो ना तो बहुत फास्ट हो रही है ना ही बहुत स्लो हो रही है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज एक्सेट्रा। ठीक है, अगर हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की बात करें, सपोज आपने इथाइल एसीटेट लिया है। इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COO C2H5। C2H5 क्या होता है, इथाइल, और CH3COO क्या है, एसीटेट। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो ये क्या बनाता है, एस्टर है, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। मैंने ऑर्गेनिक में पढ़ाया था, याद करिए। तो ये क्या देगा, CH3COOH प्लस में C2H5OH। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन जो है उन पे हमारा फोकस रहेगा केमिकल काइनेटिक्स में, मतलब कि मॉडरेट रिएक्शंस पे। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या है। केमिकल काइनेटिक्स ऐसा चैप्टर है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन को होने के लिए कितना समय लग रहा है, किस स्पीड से वो रिएक्शन हो रही है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड को अफेक्ट करते हैं, ताकि हम उनका ध्यान रखें, और रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है कि रिएक्शन एक्चुअल में हो कैसे रही है। स्पीड के बेसिस पे अगर हम बात करें तो रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शंस वो होती हैं जो इंस्टेंटेनियसली हो जाती हैं, 10⁻⁻12 से 10⁻⁻16 सेकेंड्स तक का टाइम लेती है होने के लिए। और इस कैटेगरी में ज्यादातर कौन सी रिएक्शंस आती हैं, आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस इस कैटेगरी में क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्वमेंट है और ना ही कोई बॉन्ड मेकिंग। फिर आती है वेरी स्लो रिएक्शंस, जिन्हें होने के लिए महीने साल का समय लग जाता है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। तो ऑब्वियस सी बात है, इनको भी हम केमिकल काइनेटिक्स में नहीं पढ़ते हैं। अब स्टडी करने के लिए हम इतना टाइम तो वेट करेंगे नहीं। ठीक है, फिर आती है मॉडरेट रिएक्शंस, जो ना ही बहुत स्लो है ना ही बहुत फास्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। तो इस टाइप की रिएक्शंस हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, मतलब रिएक्शन की स्पीड
के बारे में हम लोग पता करते हैं। अब रिएक्शन की स्पीड के बारे में तो हम बात थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये बैठ के सोचिए कि अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड क्या होता है। जब भी हम बात करते हैं स्पीड की तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मतलब कि भाई एक कार है और हम उस कार की स्पीड निकालना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्पीड आती है हम कहते हैं कि उतनी कार जो है वो फास्ट मूव कर रही है। ये बात क्लियर है। अब अगर हमें रिएक्शन की स्पीड निकालनी है तो सोच के देखिए कि हमारा क्या फॉर्मूला बन सकता है। ऑब्वियसली बात है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है तो आपको उस पर नहीं जाना है। आप खुद से सोचिए कि अगर हमें रिएक्शन की स्पीड निकालनी है तो हम क्या देखेंगे, क्या फॉर्मूला हमारा बन सकता है। रिएक्शंस में कौन पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शंस जो है वो होती इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर्स की वजह से है, बट फिर भी रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, मॉलिक्यूल्स। और केमिस्ट्री में हम जब भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं तो हम किसके टर्म्स में डिस्कस करते हैं, मोल्स की। ठीक है, और मोल्स को भी अगर आप मेजरली देखो कि मोल्स भी हम कैसे मेजर करते हैं तो उसका भी मेजर करने का तरीका या फॉर्म क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि अमाउंट, कि अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो हम ये देखते हैं कि उसके अमाउंट में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। देखो, नहीं भी हुई है तो जैसे कि एक रिएक्टेंट ए है, ठीक है, और एक रिएक्टेंट बी है। हमने अलग अलग, मान लो हमने अभी इनकी रिएक्शन नहीं कराई, ठीक है, तो इसके कुछ मोल्स हैं या इसके कुछ मोल्स हैं। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, अब अलग अलग थे, इनके बीच में रिएक्शन नहीं हुई थी, हमने इनकी रिएक्शन करा दी और ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, किसी थर्ड फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, सी। अब जब तक इन्होंने रिएक्ट नहीं किया था तो सी बना ही नहीं था, तो सी के मोल्स कितने होंगे या सी का अमाउंट कितना होगा, 0। और जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी तो इनका भी कुछ हाई अमाउंट था, मान लो 100 मोल्स इसके थे और 100 मोल्स इसके थे। फिर जब हमने इनकी रिएक्शन करा दी और इन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया, अब ये खुद अपनी एग्जिस्टेंस को मतलब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं और किसी और फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। तो जब ये किसी और फॉर्म में चेंज होंगे, धीरे धीरे सी बनाने लगेंगे तो खुद का अमाउंट क्या होने लगेगा, कम। समझ रहे हो? तो हम अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में देखें तो रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे धीरे कम होता है टाइम के साथ साथ, क्योंकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। और प्रोडक्ट के टर्म्स में देखें तो प्रोडक्ट का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले तो 0 ही था जब तक रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी, फिर जैसे जैसे रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो प्रोडक्ट के जो अमाउंट है, मोल्स है या कॉन्सेंट्रेशन है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ने लगेगी। तो आप इसको 2 तरीके से देख सकते हो। कैसे? फॉर्मूला तो इसका यही रहेगा, क्या रहेगा कि कितना कंसंट्रेशन में चेंज आया टाइम के साथ साथ। रिएक्टेंट के टर्म्स में देखोगे तो आप देखोगे कि कंसंट्रेशन कितनी कम हुई टाइम के साथ साथ। प्रोडक्ट के टर्म्स में देखोगे तो आप ये देखोगे कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी बढ़ी टाइम के साथ साथ। तो जितना चेंज आपके टाइम के साथ साथ आ रहा है वो आपको क्या बता देगा, रेट बता देगा। ठीक है, तो अगर हम रेट की बात करें तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट का फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये क्या है, रेट का जनरल फॉर्मूला है। अब अगर आप रेट निकालना चाहते हो रिएक्टेंट के टर्म्स में, इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के फॉर्म्स में अगर आप निकालना चाहते हैं रेट तो वो क्या होगा, रिएक्टेंट मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग में बहुत हाई रहेंगे, फिर जब वो रिएक्ट करने लगेंगे तो धीरे धीरे इनका अमाउंट क्या होने लगता है, कम, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स तो रिएक्ट करके किसी और चीज में चेंज हो रहे हैं ना। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम टेकन भी लिख सकते हो, टाइम इंटरवल भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट के टर्म्स में देखें,
इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स की फॉर्म में क्या होगा, रेट इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट स्टार्टिंग में जब तक इन्होंने रिएक्टेंट ने रिएक्ट नहीं किया था, प्रोडक्ट बना ही नहीं था, उसका तो कुछ अस्तित्व ही नहीं था, एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, है ना। तो जीरो से वो धीरे धीरे 10 मोल्स 20 मोल्स 30 मोल्स, जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगी प्रोडक्ट भी बढ़ने लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। अब अगर मैं आपसे इसकी यूनिट के बारे में पूछूं, क्योंकि फॉर्मूला लिखा हुआ है तो मैं आपसे पूछ सकती हूं, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी यूनिट बताओ, तो इसकी यूनिट क्या होगी, बताइए। रेट की यूनिट क्या होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, N/V, याद रखा करो। N क्या होते हैं, मोल्स, ठीक है, और वॉल्यूम हमारा हम किस में लेते हैं, लीटर में। तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, मोल्स बाय वॉल्यूम, यानी कि मोल्स पर लीटर। मोल्स को जब ऐसा यूनिट लिखते हैं तो MOL लिखते हैं, E नहीं आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोल पर लीटर। और टाइम टेकन, ये आप सेकंड में भी ले सकते हो, मिनट्स में भी ले सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, सपोज सेकंड में लिया है तो क्या यूनिट बनेगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और अगर आप यहाँ पे मिनट ले रहे हो, टाइम को मिनट में ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है और हमें उसके रेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सपोज सबसे पहले हम जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे पास रिएक्शन हो रही है A प्लस B गिव्स C प्लस D। A और B हमारे रिएक्टेंट है और ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हैं C और D। ठीक है, तो जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, अभी हमने क्या देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम रिएक्टेंट की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं और वो हम प्रोडक्ट की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए अगर मुझे रिएक्टेंट A की टर्म्स में रेट निकालना है, ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, रेट हमारा क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितना उसने टाइम लिया। अब कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम 11 से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, चेंज। अगर हमें कोई भी चीज का चेंज निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, d/dt। जैसे टाइम के साथ उसको कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिए d ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में dt। ठीक है, अच्छा चेंज से भी आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो, कि चेंज की भी जब हम बात करते हैं ना तो चेंज भी दो तरीके के होते हैं। क्या, एक तो लार्ज चेंज और एक होता है स्मॉल चेंज। जब भी हम बात करते हैं लार्ज चेंज की तो हम सिंबल यूज करते हैं डेल्टा, और जब भी हम बात करते हैं स्मॉल चेंज की तो हम यूज करते हैं डी। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम ए की बात कर रहे हैं, अब ए का अगर हमें रेट निकालना है तो रेट का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज के लिए मैं क्या लिखूंगी, डी। कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है इसीलिए क्या लिखूंगी, स्क्वायर ब्रैकेट। किसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है, ए की कॉन्सेंट्रेशन में, तो क्या लिखूंगी, ए, कि चेंज हुआ ए की कॉन्सेंट्रेशन में। अपॉन में फिर क्या होता है, टाइम टेकन। अब टाइम भी तो चेंज हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि टाइम फिक्स है। जैसे कि सपोज मैंने अभी तक रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो टाइम 0 है, फिर मुझे रेट निकालना कि 5 मिनट बाद जब रिएक्शन शुरू हो गई और 5 मिनट बाद रिएक्शन की क्या स्पीड है, तो टाइम तो जो है वो क्या होता रहेगा, जैसे जैसे रिएक्शन होगी टाइम तो बढ़ता ही रहेगा, तो चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे चेंज के लिए क्या लिखेंगे, टी, और क्या चीज डी, और क्या चीज चेंज हो रही है, टाइम, तो हम लिखेंगे टी। तो ये क्या बन गया, dA/dt। अब एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि जैसे जैसे रिएक्शन होती है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होती है, कम। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, माइनस।
माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे कि वो रिएक्टेंट है और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ती है, तो वहां पे हम लोग साइन लगाते हैं प्लस का। यहाँ पे माइनस और प्लस का सिर्फ इतना सा मतलब है कि माइनस मीन्स कि वो रिएक्टेंट है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम हो रही है, प्लस का मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ रही है। ठीक है, तो अब अगर मुझे सपोज बी के लिए निकालना है तो बी के लिए भी मेरा रेट निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा। अब बी क्या है, रिएक्टेंट, तो टाइम के साथ साथ उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस। फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। चेंज के लिए क्या लिखेंगे, डी। किसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, बी, तो हमने लिखा डी बी। टाइम के साथ साथ तो हमने क्या लिखा, डी टी। ठीक है, अब देखिए आगे अगर हमें सी और डी के लिए निकालना है रेट। अब सी क्या है हमारा, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस, और यहां पे क्या आ जाएगा, डी सी बाय डी टी, और डी के लिए भी यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस डी डी, प्लस क्या आ जाएगा, डी डी बाय डी टी। ठीक है, तो ये आपका एक जनरल फॉर्म था कि भाई अगर कोई भी आपकी रिएक्शन आ जाए तो उसका रेट हम लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल से देखते हैं, सपोज हमारे पास क्या है, PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, और हमने क्या किया, इसको हीट किया। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो ये कैसे टूटेगा, PCl3 में और Cl2 में, क्लोरीन में, है ना, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन में। तो जब इसका रेट हम लोग लिखेंगे तो रेट हमारा इसका क्या होगा, बताओ जल्दी से, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन में dt। इसके लिए क्या होगा, प्रोडक्ट है ना, तो प्लस डी PCl3 बाय dt, और इसके लिए क्या लिखेंगे, प्लस डी Cl2 बाय dt। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी जनरल रिएक्शन का रेट निकाल सकते हो। अब ऐसा तो होता नहीं है कि हर रिएक्शन में हमारे मोल्स 1-1 ही यूज होते हैं, सोशियोमेट्री भी इन्वॉल्व होती है, अलग अलग मोल्स भी रिएक्शन के होते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यानी कि जब हमारे पास रिएक्शन के मोल्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या आ गई, सोशियोमेट्री ए, यहाँ पे आ गई बी, यहाँ पे आ गई सी, और यहाँ पे आ गई डी। ठीक है, तो जब आपके पास सोशियोमेट्री आ जाती है, डिफरेंट डिफरेंट मोल्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो हम उसको लिखते हैं रेसिप्रोकल में। तो इसकी सोशियोमेट्री क्या लिखी जाएगी, 1 अपॉन माइनस, मतलब माइनस 1 अपॉन ए, इसके लिए 1 बाई बी, इसके लिए 1 बाई सी, और इसके लिए 1 बाई डी। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आपकी रिएक्शन हो रही है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बना रहा है अमोनिया। अब आप क्या कर लो, सबसे पहले तो इसको बैलेंस कर लो। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 6, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जब इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखेंगे तो वो हमारा कैसे लिखा जाएगा बताइए, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा क्या है, रिएक्टेंट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो वो 1 बाय 1 1 ही हो जाना है। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा आगे, डी N2 बाय dt। इसके लिए क्या लिखा जाएगा, ये भी रिएक्टेंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 1 बाय 3। ठीक है, और H2 के लिए क्या लिखेंगे, डी H2 बाय dt। अब NH3 हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, तो क्या लिखेंगे, प्लस का 1 बाय 2, और अमोनिया के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डी NH3 बाय dt। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ से ना इस फॉर्म पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। आप जैसे क्वेश्चंस करोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्डअप होगा कि हाँ हमें
समझ में आ रहा है या हम कर सकते हैं। क्या अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, पर क्वेश्चन करने से पहले ग्राफ मुझे आपको बताना है, तो वो भी आप देख लो, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे जाते हैं। तो देखिए, अगर सपोज मैं आपसे ग्राफ पूछूं कि बताइए कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ कैसे बनेगा। कॉन्सेंट्रेशन आपकी वही है, मोल पर लीटर में है, ठीक है, और टाइम आपका सेकंड में है, मिनट में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट था, ठीक है, जिसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन थी टाइम 0 पे, मतलब रिएक्शन शुरू नहीं हुई। जब भी रिएक्शन शुरू नहीं होती ना, तो उसका टाइम 0 कहा जाता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट है जो अभी तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू नहीं हुआ, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी, जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और जैसे जैसे टाइम आपका धीरे धीरे बढ़ेगा, आपका रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट में चेंज होने लगेगा, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम। तो इसकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, डिक्रीज। तो रिएक्टेंट का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो कैसे डिक्रीज करता है, इस तरीके से, ठीक है। अब जब तक रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, यानी कि टाइम 0, तो प्रोडक्ट तो बना ही नहीं था क्योंकि रिएक्शन शुरू नहीं हुई, तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, 0। अब जैसे जैसे रिएक्शन शुरू होगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने लगेगा, टाइम बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट भी धीरे धीरे बनने लगेगा, तो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या करती है, इंक्रीज, ठीक है। तो ये वाला जो कर्व है आपके लिए, ये किसके लिए आता है, रिएक्टेंट के लिए, और ये वाला जो कर्व है ये किसके लिए आता है, आपका प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो इस ग्राफ को भी आप ध्यान में रखना। अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्शन दी है कि अमोनिया है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, NO बना रहा है और वाटर बना रहा है। तो इन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो आप क्या करो, इसका एक्सप्रेस द रेट, इसके रेट को आप एक्सप्रेस करो। तो हम इसके रेट को एक्सप्रेस करेंगे। तो रेट के लिए देखिए मैंने आपको क्या बताया था, बहुत आसान है, ठीक है। NH3 क्या है, रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस। सोशियोमेट्री कैसे लिखी जाती है, रेसिप्रोकल में, तो क्या आएगी, -1/4। फिर फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, DNH3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि DT। इसके लिए क्या लिखेंगे, -1/5 DO2/DT। और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट है तो +1/4 DNO/DT। और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, +1/6 DH2O/DT। ठीक है, तो हमने पहला पार्ट जो इन्होंने कहा था कि एक्सप्रेस द रेट, रेट को एक्सप्रेस करो, वो हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए हमने क्या कर लिया, रेट एक्सप्रेशन को लिख लिया। अब इन्होंने हमसे क्या कहा है, इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज दिस। तो रेट क्या होता है हमारा, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट की इन्होंने हमें वैल्यू दे रखी है, और वो रेट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.6 × 10⁻⁻3, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इन्होंने रेट की वैल्यू दे रखी है और हमसे कहा है कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, मतलब NH3 की रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमको निकालना है। अब देखिए रेट आपका इसके बराबर भी है और रेट आपका इसके बराबर भी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। ठीक है, तो आप इसको लिख लेना, रेट ऑफ formation of NH3 is equal, disappearance, rate of disappearance of ammonia is equal to rate of formation of NO। ठीक है, तो अब देखो माइनस और प्लस जो है ना, वो यहाँ पे सिर्फ यही चीज सिग्निफाई कर रहा है कि एक की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, एक की बढ़ रही है। इसके अलावा यहाँ पे इसको प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है, ठीक है, कहीं उसको भी आप इन्वॉल्व करो। अच्छा, तो फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस की वैल्यू क्या है, 1/4 DNH3/DT।
और इसकी वैल्यू क्या है आपकी 1/4 dNO/dt। तो 1/4 से 1/4 कट गया और इस चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम की वैल्यू क्या है 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो यहां से आपके पहले पार्ट का आंसर जो है वो आ गया। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ देखें तो सेकेंड पार्ट क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, बस आपको इक्वेट करना है। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो वही आपको लिखना है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में मैं डायरेक्ट इसको पुट कर रही हूँ। वाटर निकालना है तो मैं वाटर को इस तरफ लिख रही हूँ 1/6 dH2O/dt इज इक्वल टू 1/4 dNO/dt। तो ये 1/6 वहां जाके क्या हो जाएगा अपोजिट, तो क्या हो जाएगा 6/4 dNO/dt। अब इस dNO/dt की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 6/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको आप कट कर दीजिए, 2 पे कट हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 18×3 कितना होता है 54। तो ये आपका आ गया 5.4 इंटू 10⁻⁻3 मोल। रेट निकाल रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे भी आपका जो आंसर था वो यही था, मतलब यूनिट यही थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रेट एक्सप्रेशन को लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और रेट निकाल सकते हैं।